हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विभव तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरिया, जीवाणु क्या होता है, जीवाणु की संरचना क्या होती है और जीवाणुओं से जो मनुष्य में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो होते हैं, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वही है कि जो जीवाणु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं उनको एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है। तो आप उनको जो है 2-4 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ से आपको क्वेश्चन करने में समस्याएं नहीं आएंगी। हम लोग आज लाइकेन का डिस्कस करेंगे। लाइकेन क्या होता है इसके बारे में पूरा एक एक चीज़ जानेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग आज ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को भी कवर करेंगे। तो आज जो हमारा प्लांट किंगडम जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, तो प्लांट किंगडम को मैंने बताया था आपसे कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एकलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवाइड किया था एक क्रिप्टोगैम और एक फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम के ही अंतर्गत आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आता है और हम लोगों ने थैलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया को पढ़ लिया है। आज हम लाइकेन पढ़ेंगे, इसके बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो आज हमारा क्रिप्टोगैम वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जो प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है क्रिप्टोगैम अपुष्पोद्भिद और एक है फेनरोगैम पुष्पोद्भिद। तो आज से हमारा जो है क्रिप्टोगैम वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बार बार जो है जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनका रिवीजन करते चलें, साथ में नोट्स भी बनाते चलें एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि और जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग परीक्षा मंथन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सभी को आप और प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हूबहू कुछ ना कुछ तो बनते ही हैं। तो आपको अगर उनसे फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो आप परीक्षा मंथन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में मैंने जब आपको एल्गी और फंजाई बता रहा था उस समय मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था कि लाइकेन होता क्या है, बट वहाँ पे एक ही पार्ट ऐसे ही बता दिया था कि एल्गी और फंजाई के जो बनता है मिश्रण, उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। आज हम लोग लाइकेन के बारे में एक चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो लाइकेन का अध्ययन कहाँ किया जाता है। लाइकेन का अध्ययन जो है जिस शाखा के अंदर किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है उसे लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फिर जो लाइकेन टर्म था, लाइकेन हमें पता है किससे मिलकर बना है, एल्गी और फंजाई से। तो लाइकेन जो ये टर्म था वो किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। लाइकेन टर्म जो है वो थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, वैसे एग्जाम्स पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप जान लीजिए जो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी थे वो थे एरिक अकेरियस, ठीक है, एरिक नाम था उनका। तो और आपको पता है कि जो एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस, सहजीवन में साथ में रहते हैं। मतलब सहजीवन का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो जो सिम्बायोसिस जो ये टर्म था ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, जो ये आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। जो सिम्बायोसिस टर्म है ये डी बेरी साइंटिस्ट ने दिया था, डी बेरी। तो डी बेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसे सिम्बायोसिस कहा, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें तो लाइकेन में जो है 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि लाइकेन किसका मिश्रण है, ये है एल्गी का और फंजाई का, मतलब शैवाल का और कवक का। तो लाइकेन में 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है एल्गल कंपोनेंट, एक होता है फंगल कंपोनेंट। तो जो एल्गल कंपोनेंट होता है, जो शैवाल वाला कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायंट, ठीक है। और जो फंगल कंपोनेंट होता है, जो कवक वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोबायंट, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, माइकोबायंट, ठीक है। फिर आगे अगर देखें तो एल्गल कंपोनेंट में ही जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की बहुत ज़रूरत होती है पौधों में, और बिना क्लोरोफिल के ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एल्गल कंपोनेंट में क्लोरोफिल मिल रहा है, एल्गल कंपोनेंट में अगर क्लोरोफिल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे, ठीक। और यही भोजन या पोषण किसको दे देंगे, ये फंगल कंपोनेंट को यही फिर पोषण दे देंगे, ठीक। इसके बदले में जो फंगल कंपोनेंट है वो एल्गल कंपोनेंट को क्या देता है, शेल्टर देता है, मिनरल न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे को ये दोनों मिल के एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं।
मतलब एल्गल कंपोनेंट भी बेनिफिट पहुंचा रहा है फंगल को और फंगल कंपोनेंट भी एल्गल कंपोनेंट को। इसलिए लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस या सहजीवन का उदाहरण है। मतलब यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट भी बेनिफिट पहुंचा रहा है फंगल को और फंगल पहुंचा रहा है एल्गल को। एल्गल जो कंपोनेंट है वो फंगल को क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, पोषण दे रहा है, और बदले में जो फंगल कंपोनेंट है वो एल्गल को क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसलिए लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस या सहजीवन का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो लाइकेन का जो ये है एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है, इसे हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, और इस एसोसिएशन में क्या होता है, फंगल पार्टनर का जो है मेजर रोल होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि किसका मेजर रोल होगा तो फंगल पार्टनर का मेजर रोल होता है, इसलिए इसको हम हेलोटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और क्रॉम्बी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस दी थी लाइकेन के लिए। लाइकेन एसोसिएशन के लिए क्रॉम्बी ने मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस दी थी, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो लाइकेन जो होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से वृद्धि करते हैं। ठीक है, मतलब इनमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है। फिर इसके बाद देखें तो लाइकेन पाए कहा जाते हैं। लाइकेन जो है वो विश्वव्यापी हैं, मतलब ये विभिन्न स्थानों पर जैसे पेड़ों के तनों पर, दीवारों पर, चट्टानों पर, मृदा पर, सभी आदि सभी जगहों पर लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वनों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और टुंड्रा प्रदेशों में तो लाइकेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इनका एक स्पेसिफिक रीजन भी है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर जो है लाइकेन ज़्यादा प्राप्त होंगे। ठीक, और यहाँ जितने पॉइंट्स लिखे मैंने आपको बता दिया कि लाइकेन बहुत धीमे से वृद्धि करते हैं, बहुत धीमी गतिविधि से करते हैं, और शैवाल द्वारा जो है कवक को भोजन की आपूर्ति की जाती है, बदले में कवक द्वारा शैवाल को सुरक्षा, जल, खनिज, लवण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो फंगल जो कंपोनेंट होता है, जो फंगल कंपोनेंट है, आपको पता है लाइकेन में एक एल्गल कंपोनेंट है, एक फंगल कंपोनेंट है। तो जो ये फंगल कंपोनेंट होता है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो लाइकेन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो फंगल कंपोनेंट के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है एस्कोलाइकेन और एक होता है बेसिडियोलाइकेन। तो जो एस्कोलाइकेन में जो फंगल पार्टनर जो होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर लाइकेन जो हैं वो क्या हैं, एस्कोलाइकेन के मेंबर हैं। और एस्कोलाइकेन में अगर हम एल्गल कंपोनेंट की बात करें, एल्गल पार्टनर की बात करें, तो ये ग्रीन एल्गी के मेंबर होते हैं और कभी कभी ये ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर होते हैं। तो एस्कोलाइकेन में और फिर बेसिडियोलाइकेन में, बेसिडियोलाइकेन में आपको पता है कि यहाँ फंगल मेंबर जो है, फंगल पार्टनर जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर हो जाएगा, और बेसिडियोलाइकेन में एल्गल पार्टनर हमेशा ब्लू ग्रीन एल्गी का होगा। तो आप इसको एक मतलब जानते रहिए कि फंगल कंपोनेंट पे दो तरीके से होते हैं, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। ठीक, फिर अगर एक चीज़ और देखें तो लाइकेन के 80% केसेस में एल्गल पार्टनर जो होता है वो ग्रीन एल्गी का मेंबर होता है, और 20% के केसेस में एल्गल पार्टनर किसका मेंबर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो जो लाइकेन में जो एल्गल पार्टनर होता है वो किसका मेंबर होता है, मोस्टली ग्रीन एल्गी का, और 20% ही केवल ये ब्लू ग्रीन का मेंबर होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं ग्रीन एल्गी के जो लाइकेन में होते हैं वो कौन से हैं, एक होता है ट्रीबॉक्सिया है, प्लूरोकॉकस है। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन से हैं, नॉस्टॉक है, एनाबीना है। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, एल्गी के कैरेक्टर सब बारे बता दिया था, फंजाई के कैरेक्टर सारे बता दिए थे। तो आपको यहाँ पे रिलेट करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देख रहे होंगे तभी आपको यहाँ समस्याएं आएंगी, क्योंकि एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं हम लोग और सीक्वेंस से चीज़ों को समझेंगे, सब चीज़ें इंटर रिलेट हो रही हैं आपस में। अगर आपको यहाँ पे एल्गी क्या होता है, फंजाई क्या होता है, एल्गी के सारे कैरेक्टर्स के पता हैं आपको, फंजाई के सारे कैरेक्टर्स पता हैं आपको, तो लाइकेन को समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट अपना, तो जो थैलस होता है, आपको पता है कि जो हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा में जो है जितने भी मेंबर पाए जाते हैं, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब कैसे, ये सब थैलस के फॉर्म में होते हैं, मतलब इसमें रूट, स्टेम, लीव्स आपस में डिवाइड नहीं होती हैं। तो उसी अगर थैलस के आधार पर देखा जाए, लाइकेन का वर्गीकरण किया जाए, तो लाइकेन जो है उसके आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्रस्टोस लाइकेन, दूसरा है फोलियोस लाइकेन और तीसरा है फ्रूटिकोस लाइकेन। ठीक है, तो जो क्रस्टोस लाइकेन होता है ये क्या होता है, ये किसी आधार पर मोटी परत के रूप में पाया जाता है, और इनका थैलस क्या होता है, चिपटा होता है, और इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है।
तो क्रस्टोस लाइकेन का अगर हम एग्जांपल देखें तो है राइजोकार्पॉन, ठीक है, या ग्राफिक स्क्रिप्टा। तो क्रस्टोस लाइकेन क्या होता है, फोलियोस लाइकेन क्या होता है, और फ्रूटिकोस लाइकेन क्या होता है, हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फोलियोस लाइकेन जो होता है ये सूखी पत्तियों के समान होता है, ठीक है, और ये आधार से जो है वो विशेष रचनाओं जिन्हें हम राइजीन्स कहते हैं उनके द्वारा जुड़ा होता है। कौन, फोलियोस लाइकेन। फोलियोस लाइकेन का जो एग्जाम्पल है वो आप नोट कर लीजिए, एक है पारमेलिया जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, और पेल्टिगेरा। तो फोलियोस लाइकेन हो गया, क्रस्टोस लाइकेन हो गया। जो थर्ड है वो है फ्रूटिकोस लाइकेन। जो फ्रूटिकोस लाइकेन होता है ये छोटे पादपों के समान होते हैं, ठीक है, और ये सुविकसित वेल डेवलप्ड लाइकेन होते हैं। अगर इनका शेप देखा जाए तो ये बेलनाकार और शाखित होते हैं। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये 3 तरीके से होते हैं, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोस, और इनके एग्जाम्पल्स। जितना मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, एग्ज़ाम्स में इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं लाइकेन से हम लोग केवल उतना ही डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक मोटा मोटा पूरा हर एक चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, ये आपका जो है डायग्राम है कि एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर कैसे रहते हैं साथ में, ठीक, और फंगस और एल्गी मिलके क्या होता है, लाइकेन बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं लाइकेन में अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए, लाइकेन में जनन जो है वो 3 तरीके से होता है। मतलब आपको पहले भी आपने पढ़ ही चुका है कि जो रिप्रोडक्शन है लगभग क्या बोलते हैं 3 तरीके से, अब मैंने आपको हर जगह बताया, एल्गी में बताया है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लाइकेन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे एग्जाम्स में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पूछा जा सकता है मैं उतना आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप सुन रहे हैं तो आपको उससे ही पता चल जाएगा या याद हो जाएगा, आपके दिमाग में एक बार चीज़ें आ जाएंगी तो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो जो लाइकेन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो भी 3 टाइप से होता है। किसमें, लाइकेन में। पहला है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, कभी कई खंडों में जो है विभक्त हो जाना। और 2 पॉइंट और हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, केवल आपसे पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा होता है कि नहीं होता है। एक है इसीडिया द्वारा, ISIDIA, और दूसरा है सोरेडिया द्वारा। तो हो गया फ्रेगमेंटेशन, इसीडिया और सोरेडिया द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। तो एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है लाइकेन में, उनको हम लोग बोलते हैं पिक्निडियोस्पोर्स। तो यही पिक्निडियोस्पोर्स के जो है माध्यम से क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में, ठीक है। तो पिक्निडियोस्पोर्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में, और इनकी संरचना कैसी होती है, ये फ्लास्क नुमा संरचना होती है। फिर तीसरा हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फंगल पार्टनर के लिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। अगर एग्जाम से पूछा जाए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्गल पार्टनर या फंगल, तो इतना आप पता कर रखिए जो फंगल पार्टनर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और अगर हम इसके मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं ये भी जान लेते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है कार्बोगोनियम, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है वो मैंने बता दिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है कि लाइकेन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, लाइकेन के कुछ जो स्पेशल फीचर्स हैं उनको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लाइकेन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया है कि पारमेलिया को जो है दक्षिण भारत में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि भोजन और चारे के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है। तो जैसे क्लेडोनिया रेंजीफेरा है जिसको हम लोग रेनडियर मॉस कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, ये टुंड्रा रीजन में पाया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है क्लेडोनिया रेंजीफेरा। क्लेडोनिया रेंजीफेरा को ही क्या बोलते हैं, रेनडियर मॉस बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि पारमेलिया जिसको रॉक फ्लावर बोलते हैं वो दक्षिण भारत में क्या होता है, भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। और कौन सा है, अम्ब्लिकेरिया जो है जापान में भोजन के रूप में प्रयोग होता है। अम्ब्लिकेरिया आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना हो तो। मैंने जितनी भी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं सब जगह से कलेक्ट करके आपको एक जगह बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइकेन या जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सभी टॉपिक्स में हर जगह से अच्छे से देख के जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, जो नहीं आए हैं, जो इंपॉर्टेंट सब कुछ मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ।
तो जो अम्बिलिक एरिया है वो कहाँ पाया जाता है, जापान में पाया जाता है। एवेरिना को जो है वो इजिप्ट में ब्रेड बनाने में जो है यूज़ किया जाता है। एवेरिना का उपयोग जो है इजिप्ट में ब्रेड बनाने के काम में होता है। और है सिट्रेरिया एक होता है, इसको हम लोग आइसलैंड मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं ये भोजन और चारे के रूप में प्रयुक्त होते हैं लाइकेन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखें तो लाइकेन से जो है क्या बनाते हैं हम, लाइकेन से डाई बनाते हैं, डाइस नहीं बनाते हैं। तो और आप जानते हो जो लिटमस पेपर होता है, जब आप लैब में काम करते हैं आपने सुना भी होगा लिटमस पेपर टेस्ट, ये सब साइंस में आपने ज़रूर कभी न कभी पढ़ाई होगा, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो जो लिटमस होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें एक लाइकेन से ही मिलता है। तो ये एग्ज़ाम्स में आपके बहुत बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। लिटमस हमें रोसेला टिंक्टोरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, रोसेला टिंक्टोरिया। टिंक्टोरिया की स्पेलिंग आप लिख लीजिए TINCTORIA, ठीक है। और रोसेला टिंक्टोरिया। और जो ब्लू डाई होता है ऑर्काइल, ऑर्किल या ब्लू डाई जिसे बोलते हैं, वो हमें किससे मिलता है, ये हमें मिलता है सिट्रेरिया, लेकनोरा और रोसेला। तो ब्लू डाई हमें किससे प्राप्त होता है, सिट्रेरिया, लेकनोरा और रोसेला से प्राप्त होता है। तो ये जो लिटमस वाला है ये तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, रोसेला टिंक्टोरिया से प्राप्त होता है और एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो मेडिसिन में लाइकेन कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो मेडिसिन में अगर देखें सबसे पहले असनिक एसिड जो होता है, जो कि एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, वह हमें किससे प्राप्त होता है, वह हमें असनिया और क्लेडोनिया लाइकेन से प्राप्त होता है। कौन, असनिक एसिड क्या होता है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, वो हमें असनिया और क्लेडोनिया लाइकेन से मिलता है। फिर आगे अगर देखें तो पेल्टीजेरा कैनिना का उपयोग किस में किया जाता है, हाइड्रोफोबिक में होता है, जो लोग जल से बहुत ज़्यादा डरते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, किस लाइकेन का, पेल्टीजेरा कैनिना का। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो जेंथोरिया का उपयोग किस में किया जाता है, जॉन्डिस में किया जाता है। जेंथोरिया का उपयोग किस में किया जाता है, जॉन्डिस में किया जाता है। ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना हो तो, और मुझे लगता है कि अगर आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और 2-4 बार वीडियो भी देख सकते हैं तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो जेंथोरिया का उपयोग जॉन्डिस में होता है। लोबेरिया का उपयोग किस में होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन आ जाए तब यूज़ करते हैं। किसका उपयोग, लोबेरिया लाइकेन का उपयोग फेफड़ों में इन्फेक्शन आने पर किया जाता है। और सिट्रेरिया का उपयोग किस में करते हैं, कब्ज़ दूर करने में होता है। तो औषधि के रूप में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं लाइकेन, वो मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ, आप सभी को नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण काम अगर देखें तो लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो लाइकेन जो है, जो SO2 जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो जहाँ जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का जो है स्तर बढ़ जाएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लाइकेन जो है डेड हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, दे आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 एयर पोल्यूशन। कौन, लाइकेन। लाइकेन्स आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 एयर पोल्यूशन। इसका मतलब है कि दिल्ली के आसपास एरियो में जहाँ पे पोल्यूशन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली में पोल्यूशन आपको पता है कि अपने पीक पे होती हैं दीपावली के आसपास, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लाइकेन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ SO2 के लिए सेंसिटिव होता है, तो SO2 जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि SO2 के लिए, या कह लीजिए कि लाइकेन्स आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 एयर पोल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर जैसे आप देखते हैं गर्मी के दिनों में जो है जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। इधर भी तो आपने न्यूज़ में 3-4 बार पढ़ा होगा कि कहीं कहीं आग लग गई हैं। जो बहुत घने जंगल होते हैं वहाँ पे अक्सर ये समस्याएं आती हैं गर्मी के दिनों में विशेषकर। तो जो एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक लाइकेन भी है। आप एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो असनिया जो होता है, असनिया जो लाइकेन होता है, इसके ज्वलनशील स्वभाव के कारण गर्मी के दिनों में जंगल में आग के लिए ये जिम्मेदार होता है। कौन, असनिया। तो इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे लाइकेन हैं ये सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो जितने पॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम्स में के लिए बहुत ही सफिशिएंट हैं, और जितने भी आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे सारे आपको बताए जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम देखें तो शराब उद्योग में कहाँ कहाँ यूज़ होता है लाइकेन का, तो सिट्रेरिया आपको कई बार नाम आ चुका है। लैकेंड्रा का उपयोग क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है। सिट्रेरिया और लैकेंड्रा का उपयोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर है एवेरिना है, रेनेलिना है, इन सब जो है वो जो है क्या बोलते हैं
लाइकेन का उपयोग कहाँ होता है? साबुन, हवन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इन सब को बनाने में होता है। ठीक। फिर है सेट्रेरिया है, जूनिपेरा है, इन सब का उपयोग कहाँ होता है? इनका जहर में उपयोग होता है, जहर बनाने में होता है, जहर की तरह ये यूज़ किए जाते हैं। तो मुझे लगता है जो 2-3 पॉइंट मैंने विशेष तौर पे फोकस किए हैं उनको आप ज़रूर याद रखिए, और बाकी 1-2 बार अगर आप वीडियोस देखते रहे हैं और 1-2 बार वीडियो आप देख लेंगे रिवीजन के तौर पे, तो मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं वो सभी आपको यहाँ पे हो जाएंगे। तो जितने भी लाइकेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सभी आपसे डिस्कस कर दिए, उसका स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, लाइकेन के क्या स्पेशल फीचर्स हैं, कैसे एक दूसरे को, सहजीवन का कैसे उदाहरण है ये, सहजीवन को किसने, कौन साइंटिस्ट ने बोला था, जितने साइंटिस्ट थे सभी के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो इसके बाहर तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस कहीं से और एक्स्ट्रा आ सकता है। और अगर आपको कोई डाउट हो, किसी और के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF भी आप ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अपना नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ये जो ब्रायोफाइटा टर्म है ये किसने दिया था? ये टर्म दिया था रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। फिर अगर हम देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रायोलॉजी कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है। फिर हेडविक को जो है वो ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? हेडविक। साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे आप एक बार पढ़ते रहिए। वैसे इन साइंटिस्ट का नाम तो इतना फेमस नहीं है, मुझे लगता है कि इतना नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छा है। फिर अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें, ब्रायोफाइटा की स्पेशल फीचर्स की बात करें कि ब्रायोफाइटा का महत्व क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई ये ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं, तो ब्रायोफाइटा जो है वो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे इसमें सबसे पहले जो अभी थैलोफाइटा समूह में पढ़ लिया हमने, उसके बाद है ब्रायोफाइटा, और अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा है वो प्रथम स्थलीय पादप कहे जाते हैं। सही है, फर्स्ट लैंड प्लांट। तो ब्रायोफाइटा जो है वो प्रथम स्थलीय पादप कहे जाते हैं। ब्रायोफाइटा की कायिक प्रावस्था स्थल पर पूरी होती है। ठीक है, लेकिन जननिक प्रावस्था के लिए मतलब रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या होता है? जल की ज़रूरत होती है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसीलिए ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो मैंने यहाँ पे आपको क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है इनकी कायिक प्रावस्था स्थल पर पूरी होती है, लेकिन जननिक प्रावस्था के लिए इनको क्या होती है? जल की जरूरत होती है। इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर। ठीक। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर हम अभी हमने क्या पढ़ा? पहले एल्गी पढ़ा, फंजाई पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, लाइकेन पढ़ा, अब हम ब्रायोफाइटा पढ़े हैं, फिर टेरिडो जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। तो एक देखिए सीक्वेंस में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, जैसे जैसे इनका उद्भव और विकास होता जा रहा है, जैसे ये डेवलप्ड हो रहे हैं उसी क्रम में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो अगर उद्भव और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो जो ब्रायोफाइटा प्लांट हैं वो एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में पाए जाते हैं। ठीक। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। ब्रायोफाइटा को हम लोग सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं मानते हैं। क्यों? ब्रायोफाइटा को हम लोग सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं मानते हैं क्योंकि इनमें जो संवहन ऊतक होता है वो एब्सेंट होता है। संवहन ऊतक क्या होता है? जैसे मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है, संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम क्या होगा? एब्सेंट होगा। जब जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा तो इसमें जो जल होता है, फूड होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। तो इसमें संवहन ऊतक का एब्सेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, इसलिए छोटे प्लांट होते हैं। ठीक। अब इसमें जो है क्या होगा कि जाइलम फ्लोएम नहीं है तो ये कैसे अपने मतलब बहुत बड़े प्लांट में तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इनके जो है संरचना जो है वो छोटी छोटी होती है, इसलिए छोटे प्लांट होते हैं और इनकी हाइट क्या होती है? कम होती है। और आपको मैंने बताया कि इनमें जो है पानी की भी ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो निषेचन के लिए क्या होता है? जल की आवश्यकता होती है। ठीक। फिर अगर देखें तो इस समूह के जो पौधे हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायता भी करते हैं। ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में जो है अगर हमारे संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जल का, फूड का? तो इसके लिए ब्रायोफाइटा में मृदूतक पैरेन्काइमा पाया जाता है। जो मृदूतक होता है, पैरेन्काइमा होता है, इसके द्वारा ही जल का संवहन होता है। ठीक। और पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है, जीवित ऊतक होता है। तो ब्रायोफाइटा में मृदूतक पैरेन्काइमा के द्वारा जल का संवहन होता है और पैरेन्काइमा जीवित ऊतक लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक। इसके बाद हम देखें तो ये आपके फिगर्स हैं, आप देख लीजिए कि ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर छोटे छोटे प्लांट मैंने बताया आपको। ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी रूट स्टेम लीव्स में ये डिवाइडेड नहीं है। ठीक।
फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये पाए कहाँ जाते हैं ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है ब्रायोफाइटा वहीं मिलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है। और ब्रायोफाइटा कहाँ मिलते हैं, ब्रायोफाइटा छायादार व नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो ब्रायोफाइटा में क्या है, रूट्स एब्सेंट होते हैं। जब रूट एब्सेंट होंगे तो इनके स्थान पर क्या होगा, रूट्स के समान एक संरचना होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोइड्स, मूलाभास बोलते हैं हिंदी में। तो ब्रायोफाइटा में जो है, ब्रायोफाइटा में रूट्स एब्सेंट होते हैं और इनके स्थान पर राइजोइड्स पाया जाता है। तो जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है। यूनिसेलुलर किस में होगा, रिक्सिया और मार्केंसिया में यूनिसेलुलर होगा, और मल्टीसेलुलर किस में होगा, फ्यूनेरिया में होगा। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ब्रायोफाइटा जो है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, थैलस होता है मतलब ये मूल, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे रिक्सिया और मार्केंसिया को, या ब्रायोफाइटा के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप देखेंगे, उनके प्लांट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रायोफाइटा होता है ये मूल, तने व पत्ती में विभक्त नहीं होता है। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की वो हैप्लॉयड होती है। ठीक है, हैप्लॉयड, इसके द्वारा क्या होता है, गैमीट का निर्माण होता है और इसलिए हम लोग इसे गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, गैमिटोफाइट पर ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसे हम मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडियम मुंधानी बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनियम या स्त्रीधानी बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा का मतलब ही होता है फिदर लाइक लीव्स, या जो है इमेज भी देख सकते हैं, टेरिडोफाइटा प्लांट्स विथ फिदर लाइक लीव्स। ठीक है, और रूट, स्टेम, लीव्स ये सब इनमें पाई जाती है क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। फिर टेरिडोफाइटा को अगर देखें तो पादप जगत का सरीसर्प या रेप्टाइल्स कहते हैं। पादप जगत को, टेरिडोफाइटा को पादप जगत के सरीसर्प या रेप्टाइल्स कहते हैं, और इन्हें स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत के सर्प भी कहते हैं। किसको, टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा का मतलब होता है फेदर लाइक लीव्स, ये एग्जाम से पूछा गया है, ये आपको पता भी होना चाहिए। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेरिडोफाइटा का, कि टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप जगत का सरीसर्प बोलते हैं। ब्रायोफाइटा क्या बोलते थे, एम्फीबियंस। तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये यही एग्जाम में ज़्यादा फोकस करते हैं पूछने के लिए, बहुत ज़्यादा डीप में थोड़े ना पूछा जाएगा टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत के सरीसर्प या रेप्टाइल्स कहते हैं और इन्हें स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत के सर्प भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम का क्या मतलब हुआ, वैस्कुलर क्या हो गया, मतलब कि इसमें संवहन ऊतक, मैंने अभी आपको फिगर देख के बताया कि इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, मतलब संवहन ऊतक। वैस्कुलर मतलब हो गया इसमें संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम पाए जाते हैं। और क्रिप्टोगैम का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर बीज या सीड नहीं बनते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा के जाइलम में देखेंगे तो वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल, मतलब टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स या वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन भी है कुछ जिनमें पाई जाती हैं, जैसे टेरिडियम हो गया, सेलेजिनेला हो गया, मार्सिलिया में हो गया, इन सब में क्या होता है, फॉल्स वेसल्स पाई जाती हैं। तो ये एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। वैस्कुलर का मतलब हो गया जाइलम, फ्लोएम पाया जाता है। क्रिप्टोग्राम का मतलब होता है, क्रिप्टोगैम का मतलब होता है इसके अंदर बीज नहीं बनते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके जाइलम और फ्लोएम और जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में सहकोशिकाएं एब्सेंट होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें कि टेरिडोफाइटा में जो है सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, क्योंकि इनके अंदर एधा या कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो ये एक इसका स्पेशल फीचर है, आप इसको जान लीजिए कि टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। टेरिडोफाइटा कैसे हैं, बीज रहित संवहनीय पादप है। अभी मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोगैम है, क्रिप्टोगैम का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। संवहनीय है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जाइलम, फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बीजाणुओं द्वारा। तो इनमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स। तो ये बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो सब मैंने आपको बता भी दिए हैं, और इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, संवहन ऊतक पाया जाता है।
तो टेरिडोफाइटा को एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए। तो आज जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोगों ने पूरा क्रिप्टोगैम डिस्कस कर लिया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी का डिस्कशन हो चुका है और शैवाल, फंजाई और बैक्टीरिया, जीवाणु, लाइकेन, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो क्रिप्टोगैम आज से हमारा समाप्त हो गया है। जो लोग अभी वीडियो नहीं देखे हैं पहले के, वो जाके पहले के वीडियोस भी देख लें और सीक्वेंस में आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेनरोगैम्स या पुष्पोद्भिद वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।